हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी सीएससी साथ में ही यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट कमीशंस के जो एग्ज़ाम हैं पीसीएस के, साथ ही वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला है एनसीईआरटी की। तो पहले पार्ट में हम लोग अगर जीएस के रूप में देखते हैं तो पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं इन चीज़ों को, या हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस के हिसाब से। प्री के मेंस में भी आप देखेंगे तो आपको पॉलिटी के साथ इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम या किसी सोशल इशू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी कभी मिलते हैं, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि जो जीएस पेपर 2 है यूपीएससी सीएससी का और यूपी पीसीएस का पेपर 2 जीएस मेंस के हिसाब से, इसमें आपको लगभग पॉलिटी के सेक्शन को, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो है आईजीपी, साथ ही आप सोशल इशू या सोशल जस्टिस और ई गवर्नेंस, क्योंकि ई गवर्नेंस के साथ आप तक सोशल जस्टिस पहुंचेगा, तो हम देखेंगे इसको आगे। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, भाग 1 क्लास 9 की है और इसके हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5 चैप्टर है, जो चैप्टर 5 या अध्याय 5 आपको इससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। इस पार्ट के भी आप देखेंगे कि संस्थाओं का काम का चैप्टर का नाम है, इसके भी हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे से भाग 5 में या पार्ट 5 में, तो राजनीतिक कार्यपालिका। हमने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी क्या कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, तो आप देखेंगे कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका में भी 2 हिस्से होते हैं, हमने आपको बताया था। पहले पार्ट में आप देखेंगे कार्यपालिका के तो राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी आप देखेंगे एक स्थायी कार्यपालिका, जिसे पूर्ण रूप से या कह सकते हैं जिसे हम कार्यपालिका के रूप से जानते हैं। तो कार्यपालिका में भी 2 भाग हैं, कह सकते हैं कार्यपालिका के। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो अस्थायी होती है, जो जनता के बीच से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो भी कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, आप देखेंगे। दूसरा हम बात करें अगर, तो देख सकते हैं कि स्थायी कार्यपालिका, जिसे हम प्रशासनिक कार्यपालिका भी कह सकते हैं, आप प्रशासन का हिस्सा होता है वो। तो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, आपके पास चयनित या नियुक्त होकर आप जाते हैं एग्जाम के माध्यम से, तो वो स्थायी होती है। उनकी खास एक सेवा होती है एक उम्र तक, तो वो उतनी समय तक आपको सेवा देते हैं और फिर रिटायरमेंट होता है उनका। तो देखेंगे इस संदर्भ में राजनीतिक कार्यपालिका में। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो इंदिरा सिविल सर्विसेज ये चैनल है अनुज पटेल सर का। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यू और कमेंट दें, क्योंकि ये पूछते रहते हैं हमसे कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप पूछताइए इनको कैसा पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं, तो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 में, ठीक, आप इसे पढ़ेंगे। सोशल साइंस में हम इसे पहले सेक्शन में रखी है पॉलिटी की किताब, तो आप देखेंगे। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और अन्य सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। जो भी हम चर्चा परिचर्चा या पढ़ लिख रहे हैं एनसीईआरटी के संदर्भ में कहें, पढ़ना लिखना मतलब हम लोग साक्षर हैं, साक्षर के रूप में हो रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भारत सरकार की किताबें लोगों को साक्षर करती हैं। ठीक है, भारत सरकार का ये साक्षर प्रोग्राम है। हम भी उसी प्रोग्राम के तहत एक हिस्से के रूप में आपको साक्षर कुछ बताने की कोशिश है, हमारी कुछ समझाने की कोशिश है। तो आप बताइए कैसा पढ़ा रहे और लिखा रहे। तो देख सकते हैं चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। आप देखेंगे इसे गलती से आ गया, इस चैप्टर को हम हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इसमें हम लोग चैप्टर 5 मतलब संस्थाओं का कामकाज देख रहे हैं। इस चैप्टर के हम लोग इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 5वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमने इस उद्देशिका को आपको लगभग हर वीडियो में रखी है और इसमें कुछ ना कुछ हमने आपको बताया है। तो उद्देशिका भारत के संविधान की अंग है
आप देखेंगे ये एक विवाद का विषय रहा कि अंग है कि नहीं है, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये संविधान का अंग है लेकिन महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन इसका सहारे की ज़रूरत है। तो उद्देश्य का गांधी जी की लाठी है, जहां संविधान विशेषज्ञों को ज़रूरत पड़ती है वहीं इसे वो लगा देते हैं और आपका जो भी विवाद है उसका वो एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। कह सकते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब इसमें आप जब संविधान लागू हुआ था तो 26 नवंबर को ही अपना संविधान का कुछ पार्ट लागू हो गया था। पूर्ण रूप से संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू किया गया था। ऐसा खास कारण था कि संविधान तो तभी लग सकता था लेकिन कि पूर्ण हो चुका था, ऐसा नहीं कि कुछ बना नहीं था। कारण ये था कि 26 नवंबर कोई खास डेट थी हिस्ट्री में, इसको ध्यान में रखते हुए संविधान में रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही इसीलिए मनाया गया था, क्योंकि कुछ हिस्ट्री की बात है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में गएंगे, बात है 1925 से 30 के दौर में, तो आप देखेंगे इसी दौर में ये 26 जनवरी की डेट निर्धारित हुई थी, इसीलिए इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हम इस पे चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे। तो देख सकते हैं इसमें कि जो जब वर्ड जोड़े गए थे, तो आपको ये वर्ड हम जोड़ दिखा देते हैं। ठीक है, आपको इनमें कितने वर्ड हैं पिछले वीडियो हम बता भी चुके हैं। और आप देखेंगे ये ईयर है, ये अमेंडमेंट है, आप देख सकते हैं। आप भारतीय संविधान के जो बेयर एक्ट होता है, इसी तरीके से कोई संविधान संशोधन होगा, आपको नीचे देखने को मिलेगा। मतलब नंबर 1 लिखा है, नंबर 2 लिखे हैं, तो पहला संविधान संशोधन पहले आप, दूसरा आप देखेंगे तो दूसरी जगह। आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा वर्ड जोड़ा गया था, पहले कौन से वर्ड थे। तो आप देखेंगे पहले इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, बाद में इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसे स्थापित किया गया। पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्या थे, राष्ट्र की एकता और सुरक्षित थी, बाद में इसमें राष्ट्र की एकता के साथ और अखंडता जोड़ दिया गया, क्योंकि भारत से क्या हुआ था, कई जगह से ऐसा होने लगा था, लोग क्षेत्रीय या कह सकते हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति है। अगर हम इसकी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के सिस्टम के साथ व्याख्या करेंगे तो गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने इसे आधार बनाया था अखंडता के रूप में। तो आप देखेंगे जब इन्होंने ये अमेंडमेंट किए, इसके बाद उन्होंने कई राज्यों की जो है सरकारों को गिरा के वहाँ इमरजेंसी लागू की थी, देख सकते हैं। तो और अखंडता के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ किया था कि भारत को एक होने की ज़रूरत है। पूरी सत्ता या पूरी पावर देखेंगे तो आपको सेंट्रलाइज दिखी होगी, हमने आपको दिखाया भी था एक वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हैं। ये है दौर, ठीक, आप सेंट्रलाइज एक फिगर है, बाकी सभी पूरी मंत्रिपरिषद क्या है उनके सामने दिखती हुई या धूमिल दिखाई पड़ रही है। इसी संदर्भ में देख सकते हैं कि तो आज हम इस जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसके तहत हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अगले पार्ट में बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार। हमने आपको बताया कि एक मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो देखेंगे संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या उसके एक दूसरे से, आप देख सकते हैं कि संविधान में क्या होगा, प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उसके संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री, ठीक, पहले प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। और प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। फिर प्रधानमंत्री जो की सहायता से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है, देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री ही क्या होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक, जैसे कहते हैं सैद्धांतिक से भाषा में, कि आप सलाह देने के लिए अंतिम कार्य जो भी सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब तो आप देखेंगे इसी रूप में भारत संविधान में क्या है,
प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकार एक दूसरे से उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख होने के नाते आप देखेंगे इस संदर्भ में कि सरकार का प्रमुख होने के नाते कौन है। सरकार का प्रमुख यहाँ लिखा है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सरकार का प्रमुख कौन होता है तो आप देखें बोलेंगे प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछा जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है, इसे याद रखना। तो कार्यपालिका का प्रमुख आप देखेंगे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, इसे याद रखें। तो सरकार प्रमुख बोला जाएगा, क्वेश्चन कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो सरकार का प्रमुख आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो सरकार के प्रमुख के रूप में व्यापक अधिकार होते हैं और वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मतलब प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, ये सभी चीज़ों को प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। विभागों का आवंटन होता है। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में यह विभागों के कारणों का समन्वय भी करता है। आप देखेंगे कि जो एक मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद है और ये मंत्रिमंडल है, तो दोनों चीज़ों में दिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री इसका भी प्रमुख है और यहाँ भी प्रमुख है, दोनों जगह प्रधानमंत्री प्रमुख होगा। आपको बता दें दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, ये सभी विभागों के बीच क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक PMO प्रधानमंत्री कार्यालय है जो सभी विभागों के बीच समन्वय और संबंध के बीच में कार्य करता है और रिपोर्ट मांग सकता है। देखेंगे क्योंकि या तो राष्ट्रपति सीधे प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि हमें इस पर रिपोर्ट चाहिए, या किसी मंत्री विशेष से वो उस पर जो कार्य कर रहे हैं क्या प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट मांगने का अधिकार रखता है संविधान के तहत। इसके बता दें हम बात करें विभागों के विवादों के मामले में उसका क्या होता है, निर्णय अंतिम होता है। तो किसका अंतिम निर्णय होता है, प्रधानमंत्री का, क्योंकि विभागों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, उसमें अंतिम निर्णय किनका होगा, प्रधानमंत्री का, क्योंकि सरकार का प्रमुख है। और विभाग क्या करेंगे, विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। तो आप देखेंगे ये निगरानी के भी कार्य करते हैं। और सारे मंत्री, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक तरीके से अगर बात कर दें चाहे सल्तनत कालीन, अगर हम प्राचीन हिस्ट्री में जाते हैं, जैसे क्या होता है, एक राजा है, राजा के साथ उनके कुछ मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद है, तो उनके बीच क्या होगा, उसे सारे मंत्री, देखो उसके सारे मंत्री क्या करेंगे, नेतृत्व में काम करते हैं। वो सभी की सलाह भी लेता है, सभी के बीच अगर कोई विवाद हो जाए तो क्या करेगा, उनमें निर्णय अपना अंतिम देगा या विवादों को सुलझाएगा और सामान्य निगरानी भी करेगा। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम के वितरण और पुनर्वितरण करता है। आप देखेंगे ये काम प्रधानमंत्री करते हैं। तो देखेंगे लेकिन इसके पीछे जो है एक स्थायी कार्यपालिका भी है, ध्यान रखिएगा, वो वास्तविक कार्य वही कर रही होती है। तो हम देखेंगे उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, आप देखेंगे किसी मंत्री को वो क्या होता है, मंत्रालय बदल देते हैं, कभी किसी मंत्री को हटा के दूसरे मंत्री को क्या बनाते हैं, मंत्री बना देते हैं, या किसी मंत्री से उनकी नाराज़गी हो जाए, कुछ कार्य गलत कर दें तो वो उसे बर्खास्त भी कर देते हैं। क्योंकि जनता क्या होती है, कभी कभी अपनी नाराज़गी जाहिर करती है तो उन्हें मंत्रिमंडल से उन्हें हटाना उनको ज़रूरी होता है, चाहे वो बर्खास्त करके या फिर उनकी जगह किसी दूसरे मंत्री को, या हो सकता है उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री बदल दें, या हो सकता है उस मंत्रालय पद से भी वो हटा दें, सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में काम करते रह जाएं। मंत्री अपना देखेंगे अपना पद छोड़ देता है, कौन, मंत्री, तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा। बर्खास्त का मतलब है किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है। जब अधिकार के रूप में अब बर्खास्त किया जाएगा तो बर्खास्त का मतलब है कि एक को बर्खास्त मतलब पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त, तो मंत्रिमंडल इस्तीफा, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी आपसे कि अगर किसी एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए संसदीय प्रणाली में तब क्या होगा, तो पूरा मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। ऐसा संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की हिस्सा है ये भारत में। तो आप देख सकते हैं 1970 के दौर के चित्र है ये, हमने आपको पिछले भी बताया। इसके बाद देखेंगे
कुछ दौर समय बाद इमरजेंसी लागू होती है। इसीलिए इन्होंने क्या किया था, 42 अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सरकारें, सुप्रीम कोर्ट या भारत की जो संवैधानिक अन्य संस्थाएं हैं वो संविधान के नियमों का हवाला देकर इंदिरा गांधी को क्या करती थी कि हम ये काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ, 1976 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए और उन्होंने फिर अपनी बात को अपनी मर्जी से मनवाई। इमरजेंसी लागू हुई और इमरजेंसी में उन्होंने बहुत सारी काम किए सेंट्रलाइज सत्ता के रूप में। और इसके बाद देखेंगे इमरजेंसी खत्म होती है तो इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हारती हैं। ये एक इतिहास के रूप में है, जाना जाता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है, ठीक है। भारत की कैबिनेट जिसे बोलते हैं, ठीक है। किचन कैबिनेट, आपने देखा होगा आपके घर में भी एक किचन होगा जो घर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। तो आप देखेंगे इसे, हाँ देखिए, इसे किचन कैबिनेट बोला जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे किचन क्या होती है, आपके घर के पूरी अर्थव्यवस्था इसी किचन से जुटी हुई होती है। तो किचन में क्या है, इसीलिए इसे किचन कैबिनेट बोला जाता है। तो आप देखेंगे किचन से ही आपको हर चीज़ मिलेगी। और किचन होम मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो भारत सरकार का सबसे मुख्य मंत्रालय होम मिनिस्ट्री माना जाता है। अगर आपको हम व्यवहारिक भाषा में बताएं, आपके घर की भाषा में, तो आप देखेंगे किचन कैबिनेट क्यों महत्वपूर्ण है, इसका नाम किचन क्यों पड़ा, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण निर्णय किचन कैबिनेट ही लेते हैं। तो आपके घरों में भी जो किचन का प्रमुख होगा वही महत्वपूर्ण निर्णय लेते होंगे। तो देखेंगे भारत में भी क्या होगा, किचन, भारत की जो सरकार है वो भी किचन कैबिनेट का हिस्सा है। उसका प्रमुख आप देखेंगे प्रधानमंत्री हैं और उसके मंत्री हैं, मतलब एक परिवार की तरह है, देख सकते हैं। तो प्रभावशाली संस्था को क्या होगा, कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक, प्रधानमंत्री होता है। आपको बताने के संदर्भ में है कि प्रभावशाली संस्था है किचन कैबिनेट, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट में सभी जितने कैबिनेट मंत्री हैं सभी उसके पार्ट हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण या अंतिम निर्णय किनका होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, मंत्रिमंडल का भी प्रमुख होगा, क्योंकि आप देखेंगे। और कैबिनेट किचन जैसे मंत्रिमंडल कह सकते हैं, तो आप उसे भी कैबिनेट मंत्र या कैबिनेट किचन या कैबिनेट मंत्रालय कहेंगे। तो आप देखें कैबिनेट मंत्रिमंडल कह सकते हैं, ठीक। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार आप देखेंगे, जितने भी संसदीय लोकतंत्र हैं जहां, तो प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में, मतलब समसामयिक समय में, मतलब 10, 20, 25, 30 साल कह सकते हैं, 50 साल कह सकते हैं, समसामयिक का दौर 50 साल तक चलता है, ठीक है। हाल के दशकों में इतने बड़े गए हैं कि आप देखेंगे संसदीय लोकतंत्र के कभी कभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार बढ़ते चले गए क्योंकि कैबिनेट प्रमुख है। आप देखेंगे संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का, ठीक है, सरकार का क्या होगा, प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। तो आप देखेंगे, ठीक है, प्रधानमंत्री रूप, क्योंकि बेस्ड मिनिस्टर प्रणाली सिस्टम कह सकते हैं इसे, ब्रिटेन पे आधारित है। तो आप देखेंगे क्योंकि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है, तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री कहा जाता है। और राष्ट्रपति में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ाने के साथ ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगता है या लगा है। ये उसके पावर भी हैं क्योंकि वो अंतिम रूप से प्रधानमंत्री ही क्या कहते हैं, सारे कार्य किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए आप देखेंगे कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने का कार्य करने लगा है। नियंत्रित का मतलब ये है कि संसद में अपनी बात कहेगा, क्योंकि कैबिनेट प्रमुख है तो अंतिम निर्णय कैबिनेट का प्रधानमंत्री में होता है, पास है। और आप देखेंगे संसद को नियंत्रित करने लगा है। तो संसद को नियंत्रित करने का मतलब है कि अपनी पार्टी के माध्यम से जब वो सत्ता में हैं, क्योंकि कैबिनेट में है, प्रमुख हैं, तो सत्ता में हैं, तो आप देखेंगे वो अपनी बात संसद में भी क्या करेंगे, मनवाते हैं। आप इसे कह सकते हैं, एक मिनट सर, हाँ, संसद को नियंत्रित करने लगा है। हम ये भी देखेंगे कि
प्रधानमंत्री के अधिकार, आप ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री के अधिकारों को, कुछ गड़बड़ हो जा रही टेक्निकली, सॉरी। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि हाँ, तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि बढ़ गए हैं, हाल के दशक में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाने लगा है। ठीक है, प्रधानमंत्री में राजनीतिक दलों, पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है, क्योंकि अंतिम रूप से क्या है, सत्ता का प्रमुख है तो आपको नियंत्रित भी करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद को नियंत्रित करने का मतलब है, जैसे जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आप देखते हैं, कहती है कार्यपालिका कि न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए, मुझे अपने अधिकार क्षेत्र मिले हैं, हमें काम करना है। तो आप देखेंगे उसी तरीके से प्रधानमंत्री की भूमिका भी संसद में ये बनती है कि आप लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी पार्टियों को, सभी प्रतिनिधियों को क्या है, अपनी बात कहने का अधिकार दें, ना कि नियंत्रित करने की। आप इसकी आलोचना जब आप इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम की क्वेश्चन लिखें तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन आप वहाँ भी करके दिखा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जरिए, ठीक है, कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। हम ये भी देखेंगे कि मीडिया राजनीतिक और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके सुझाव के रूप में अपना योगदान दे करती है। तो आप देखेंगे मीडिया क्या करेगी, राजनीति जो अभी भी कर रही है, ठीक है, तो मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके रुझान में अपना योगदान करती है। मतलब मीडिया सहयोग की भूमिका निभाती है कि राजनीति में लोगों की भागीदारी क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, ये राजनीति के वरिष्ठ नेताओं के सामने मीडिया पेश करती है। और ये भी देखेंगे कि चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं में भी प्रतिस्पर्धा, मतलब आप देखेंगे उनके बीच डिबेट कराते हैं वो लोग, एक लोकमंच का रूप तैयार करते हैं। वहाँ पार्टी के प्रमुख जो देखेंगे आप क्या होंगे, वरिष्ठ प्रवक्ता होंगे पार्टी के, तो वहाँ अपनी बात कहेंगे, अपनी नीतियों की चर्चा करेंगे कि या तो वो वर्तमान सरकार में है तो हमने ये कार्य किए और ये कार्य कर रहे हैं बताएगी, लेकिन विपक्ष कहेगी कि हमने पिछली सरकार में ये काम किए थे, अब इस सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया है। तो मीडिया इस पर क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा के रूप में आपके सामने पेश करेगी और अपना योगदान देती है। ये सकारात्मक मीडिया है। भारत में आप देखेंगे कि भारत में भी हमें क्या हो है, हमने प्रधानमंत्री के पास ही क्या है, सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री के सारे अधिकार, ठीक है, प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार है, मतलब वो सरकार का प्रमुख है। तो आप देखेंगे सत्ता शासन में मंत्री, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद की जो सत्ता पावर्स है वो प्रधानमंत्री के हाथ में देखी गई, क्योंकि किसी भी मंत्री को वो क्या है, पद से हटा सकते हैं, मंत्रालय बदल सकते हैं। हम देखेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप देखेंगे पहली ही गवर्नमेंट में अधिकारों के इस्तेमाल के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच, वैसे तो वो घनिष्ठ मित्र हैं, लेकिन जब पद के पे बैठे तो दोनों के बीच क्या है, कार्यों को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। आप देखेंगे क्योंकि उनका जनता पर विश्वास बहुत अधिक प्रभाव था, किनका, जवाहरलाल नेहरू का। तो आप देखेंगे इसी को लेके जब कोई वो अधिकार के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे और राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे, उस अधिकार के रूप में जब राष्ट्रपति कोई भी रिपोर्ट, कोई भी कह सकते विधेयक के रूप में जब जानकारी मांगते थे तो वो इसको लेके लगा कि हम सरकार प्रमुख हैं, उन्हें लगा हम देश के प्रमुख हैं। इसको लेके दोनों में मतभेद हुए थे, पद और कार्य शक्तियों को लेकर, ना कि व्यक्तिगत। आप देखेंगे इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे प्रभावशाली थी। ठीक है, आप देखेंगे इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री के अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं कि
उस व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है जो प्रधानमंत्री पद पर बैठा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कोई भी पद उसके व्यक्तित्व के माध्यम से निखरता है। प्रधानमंत्री बहुत से बने हैं, लेकिन कुछ ही नाम आप देखेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में आपको याद रहेंगे। तो आप देखेंगे किसी प्रधानमंत्री के अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, मतलब उसकी कार्यशैली, उसकी विचारधारा, ये सभी क्या है, व्यक्तित्व का हिस्सा है, पर्सनालिटी का हिस्सा है। जनता के बीच अपनी बात करना, तो इन सभी को आप देख सकते हैं। यही गठबंधन सरकार में अगर हम बात करें, आगे देख सकते हैं कि गठबंधन सरकार में आप देखेंगे कि लेकिन हाल के वर्षों में, ठीक है, 1967 फिर दौर शुरू होता है। इसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कांग्रेस का वर्चस्व क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगा है, आप देखेंगे। ठीक है, और अन्य पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियों को उदय होता है। तो आप देखेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर पहला डिवीजन 1967 में ही होता है, देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे समय आता है कोलेशन गवर्नमेंट का। ठीक है, आप देखेंगे अस्थिर सरकारों का जन्म धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो हाल के वर्षों में आप देखेंगे भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे सभी पार्टियों से मिलकर कोई सरकार बनती है तो उन्हें सभी पार्टियों को ध्यान रखना होता है, सभी पार्टियों के मंत्रालयों को देना होता है। वो कुछ हद तक क्या होता है, अपनी बात को सीमित रखते हैं। तो आप देखेंगे गठबंधन सरकार जब भी बनती है तब कुछ ना कुछ आप देखेंगे या तो बीच में ही टूट जाती है, कोई अपना समर्थन वापस ले लेता है, मतलब पार्टी को वो इंटरेस्ट या हित नहीं मिले या उनको वो अधिकार नहीं दिए जो उनको बात हुई थी। तो आप देखेंगे कोलेशन गवर्नमेंट क्या होती है, अक्सर कर भारत में या विश्व के जिस हिस्सों में कोलेशन गवर्नमेंट के जन्म होती है वहाँ अस्थिर सरकारों का जन्म होता है। और अस्थिर सरकारें क्या होती हैं, भारत के राजस्व पर अधिभार के रूप में सामने आएंगी। तो आप देखेंगे भारत गठबंधन सरकार जब बनती है तब चुनाव हुए, तो आप देख सकते हैं 1993 के बाद जब चुनाव शुरू होते हैं तो अस्थिर कितनी जल्दी जल्दी चुनाव होते हैं, जो देश के राजस्व पर क्या है या आप पर एक टैक्सेशन के माध्यम से राजस्व आ रहा है। तो गठबंधन सरकार क्या होगी, प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें सभी पार्टियों, कैबिनेट के अलावा पार्टियों से भी वो क्या होते हैं, सहयोग या समन्वय रखना पड़ता है कि हमारे लिए, क्योंकि कोई कानून बना तो उन्हें अपनी पार्टी या कोलेशन सरकार की जितनी भी पार्टियां होती हैं उन पार्टियों को सभी को खुश करना होता है, उसी के साथ वो सरकार चला सकते हैं। तो एक तरीके से देखेंगे उस समय प्रधानमंत्री क्या होता है, एक तोते के एक पिंजरे के भीतर एक तोता के रूप में रह जाते हैं कि आप करिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था सीबीआई को ये तोते के पिंजरा है, तो उसी तरीके से देख सकते हैं उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूह और गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारी, ठीक है, आप देखेंगे राय भी माननी पड़ती है। मतलब एक तो पहले जब कोलेशन गवर्नमेंट के तहत जब उन्होंने मोर्चा बनाया है तो आप देखेंगे उस मोर्चे के तहत एक दूसरे से साथ कुछ वायदे हुए होंगे, उस वायदे को मानने पड़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गठबंधन की साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारों का भी आपको ख्याल रखना होगा, उनकी स्थितियों को भी देखना होता है। तो आप देखेंगे जब कोलेशन गवर्नमेंट का दौर आता है धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों का भी उभार बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में भूमिका बनाना शुरू कर दी सरकार के माध्यम से। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई होती है। और आप देखेंगे किसी बात को लेकर अक्सर का समय जो है क्षेत्रीय पार्टियां या कोलेशन गवर्नमेंट की पार्टियां आप क्या होंगी, समर्थन वापस लेती हैं और वापस लेते ही सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो आप देखेंगे क्या होगा, सत्ता या तो सरकार भंग हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी या विधानसभा भंग हो जाएगी, या फिर क्या होगा, उन्हें दोबारा सदन में बहुमत हासिल करना होगा। अगर सदन में बहुमत नहीं हासिल कर पाई तो सरकार गिर जाती है। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए हमेशा पुल्लिंग इस्तेमाल क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के क्वेश्चन के रूप में है कि पुल्लिंग क्यों इस्तेमाल होता है। देखिए हिंदी की व्यवस्था है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, पद है, पद के रूप में ये क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, देख सकते हैं, लेकिन इस पे कोई भी बैठ सकता है, देख इसे, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये हिंदी भाषा का वर्ड है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ये पद के रूप में पुल्लिंग है, ना कि व्यक्ति के रूप में पुल्लिंग है, ठीक।
भारत में तो आप देखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी दोनों ही व्यक्ति क्या हुए, मेल और फीमेल, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों लोग बैठ चुके हैं। आगे हम बात करें राष्ट्रपति के रूप में, तो राष्ट्रपति एक और जहां प्रधानमंत्री ठीक सरकार का प्रमुख होता है, देख सकते हैं ये सरकार के प्रमुख हैं कौन, प्रधानमंत्री, वहीं राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्राध्यक्ष होता है किसका, देश का। तो देश का प्रमुख आप देखेंगे, सरकार प्रमुख हम चर्चा कर चुके हैं, देश प्रमुख की चर्चा कर चुके हैं, दोनों ही चीज़ें बता चुके हैं। तो देखेंगे वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष न केवल अधिकारों का प्रयोग करता है बल्कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। मतलब उससे पहले तो आप देखेंगे दोनों में अंतर भी है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, पहले एक क्वेश्चन बनता है। तो भारत को गणतंत्र कहने का मतलब ये है, जो भारत का प्रमुख व्यक्ति है वो निर्वाचित होता है, ना कि जन्म से ही उसे वंशवास के रूप में उसे पद मिला हुआ है, तो गणतंत्र के रूप में माना गया है। दूसरा आप देखेंगे कि अधिकारों के रूप में आप देख सकते हैं, ना केवल अधिकारों का प्रयोग करता है भारत के राष्ट्रपति, इसीलिए कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। लेकिन अंतर भी है क्योंकि समानता के साथ असमानताएं भी हैं, पद के रूप में ना कि व्यक्ति के रूप में। तो भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्या हैं, प्रधान जो है ब्रिटेन की महारानी की तरह का होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। मतलब उसके पास देखो देश का प्रमुख है, पावर भी प्रमुख है, अंतिम रूप से सत्ता आप देखेंगे सिग्नेचर उसके होते हैं, लेकिन सभी बातें अलंकारिक हैं। वास्तविकता कुछ और है, मतलब सैद्धांतिक और व्यवहारिक की बात है। सिद्धांत में तो राष्ट्रपति हैं लेकिन व्यवहार में सरकार है। तो आप देखेंगे सरकार का प्रमुख जो है प्रमुख होता है देश का। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो आप देखेंगे इस संदर्भ में राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम करने की निगरानी करता है। ठीक है, सिर्फ निगरानी है, एक तरीके से ये सीबीसी संस्था है जो आप पे, या सीसीटीवी कैमरा है एक तरीके के राष्ट्रपति। तो आप देखेंगे राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर कार्य कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि देश प्रमुख है लेकिन सरकार का प्रमुख, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसे लोकतंत्र में आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जहां संसदीय व्यवस्थाएं हैं वहां प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। देश के जितने देशों में संसदीय व्यवस्थाएं हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। तो आप देखेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है दोनों के बीच जो है कॉपरेशन के रूप में है, सहयोग है, या कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है, और आप देखेंगे समन्वय है। तो आप देखेंगे तो देख सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ क्वेश्चन के रूप में कि भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री, सरकार प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों अपने कामों को कैसे काम करते हैं, ठीक है, आप इसकी व्याख्या करें। तो आप इसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं भारत का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। ठीक है, आप देखेंगे हमने आपको बताया जब राष्ट्रपति के रूप में पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के रूप में आप देखेंगे क्या है, जो सदन में आपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं पूरे देश की संस्थाओं में, मतलब जहां आप चुन के भेज रहे हैं डायरेक्ट, कह सकते हैं नहीं पंचायती को मत छोड़ देना, पंचायत को इसमें नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 2 स्तरीय व्यवस्था की बात करेंगे। पहली लोकसभा में और राज्यसभा के जो प्रतिनिधि हैं राज्यों का हिस्सा हैं। दूसरा आप बात करेंगे जो कौन विधानसभा वाले। ठीक है, आप देखेंगे विधान सभा के सदस्यों, आप देखेंगे ये सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, आप देखेंगे इन सभी सदस्यों से मिलकर क्या होता है, एक बनाई जाती है जो चुनाव प्रणाली। इसके माध्यम से क्योंकि आपने जनता को चुनाव, इनको आपने चुन के भेजा, फिर राष्ट्रपति को ये समय आने पे चुनते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को भी जनता से चुना जाएगा तो शक्तियों के बीच क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा दोनों के बीच। क्योंकि आप देखेंगे क्योंकि
दोनों ही क्या है, जब जनता के बीच से चुन के आएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पावर्स अधिक हैं, मैं सरकार का प्रमुख भी हूँ, तो राष्ट्रपति के पास पावर अब्सोल्यूट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन संसदीय व्यवस्था है भारत में, तो संसदीय व्यवस्था होने के नाते राष्ट्र का प्रमुख तो राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का प्रमुख या शासन का प्रमुख कहेंगे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की मंत्रालय या मंत्री परिषद है कह सकते हैं। तो इन्हीं टकराव को बचाने के लिए जो है भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने या भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या किया, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में क्या है, एक मिलीजुली काम किया कि जो लोकसभा राज्य विधानसभाओं के जो चयनित या चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ऐसा माना गया है कि उन्हें भी जनता ने ही चुन के भेजा है, और जनता ने चुन के भेजा है तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। एक तो राष्ट्र के राजस्व पर क्या होगा, खर्च कम आएगा, आपके पास खर्चा कम होगा, नहीं तो इतनी बड़ी व्यवस्था फिर आप क्या करेंगे, जनता के बीच फिर से अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव भी होगा तो फिर उतना ही खर्च आएगा, वही व्यवस्था सेम लागू होगी। तो आप देख सकते हैं, तो इसी अधिभार को या इसी राजस्व को भी खर्च कम करने के लिए रखा गया। दूसरा, राष्ट्रपति क्या काम करेगा संसदीय व्यवस्था में, जो एक समन्वय संविधान में जो उसकी शक्तियां दी गई, उन शक्तियों को ध्यान में रखते हुए उसे पावर भी दिए गए, दायित्व भी दिए गए, और क्योंकि वो उसके लिए क्या है, सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ऑलरेडी है जो जनता द्वारा चुन के उनके बीच उनके साथ किसको, राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए, कार्य करने के लिए बैठी है। तो आप देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है। संसदीय आप देखेंगे इसमें कि संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति, हमने आपको बताया है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को क्या होगा, चुनाव जीतने के लिए एक बहुमत हासिल करना होता है। आप देखेंगे जो है आप प्रतिनिधि जो चुनते हैं, जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्र में जितने वोट हों उसका 50+1 हो, जरूरी नहीं है ये। वहाँ तो जो सबसे ज़्यादा वोट जीत पाया वो जीत गया, लेकिन राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक क्या है, एक बहुमत, एक आंकड़ा हासिल करना होता है। तो इस पर चर्चा देखेंगे कि बहुमत हासिल करना होता है, लेकिन यह तय भी हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरी तरह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम चुनाव की बात करते हैं यहाँ पहले कि एक बहुमत हासिल करना होता है। बहुमत का मतलब है यहाँ कि क्या 50+1, ठीक। आपको अब बात करें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। अगर कोई राष्ट्रपति जब चुनाव पाने के क्रम में इतनी मत नहीं पहली बार में पाता है तो सबसे नीचे वाले उम्मीदवार के जो मत होते हैं वो हायरार्की सिस्टम में जिसको जो मिले होते हैं उसके मत उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जब तक ये पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता 51+, तब तक लास्ट पहला, फिर सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ये व्यवस्था नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। जैसी ही जहाँ पर ये 50+1 की व्यवस्था राष्ट्रपति पा जाएगा जो भी व्यक्ति, तो वो चुनाव जीत जाता है। भारतीय व्यवस्था में आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम में कि कभी कभी पहले पसंद का उम्मीदवार व्यक्ति क्या होगा, कभी कभी चुनाव हारे हैं दूसरे उम्मीदवार का व्यक्ति, क्योंकि पहली बार में ना उसे पूरा मत मिला 50+1 ना दूसरे को मिला। तो आप देखेंगे कभी कभी क्या है, पहले व्यक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बन पाता है जिसे सबसे ज़्यादा मत मिले थे, दूसरा व्यक्ति बन जाता है। कारण है कि हायरार्की सिस्टम में नीचे के जो व्यक्ति सबसे नीचे सबसे कम वोट पाए होते हैं उस हायरार्की सिस्टम में चलते चले जाते हैं, उनके जो मत होते हैं वो क्रमवरीयता के रूप में ऊपर से सभी लोगों को दे दिए जाते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति 50+1 की व्यवस्था को पूर्ण कर लेता है तो वो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, देश का राष्ट्रपति उनको चयनित कर दिया जाता है। शपथ के रूप में राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा, कौन, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके द्वारा चयनित कोई व्यक्ति जो चीफ जस्टिस के क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई जज होगा, उनको चुनाव जो है शपथ दिलाने के लिए शपथ दिलाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि इस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा राष्ट्रपति नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव है, एक तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग होती है राष्ट्रपति के लिए। यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए एक कार्यपालक की भूमिका निभाता है। तो आप देखेंगे कि कार्यपालक की भूमिका
वहाँ भी आप देखेंगे कि राष्ट्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। आर्टिकल 53 के तहत कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो ये भी देखेंगे कि इस सवाल से तो हम अगर देखिए बूझो पहली पूछ रहा है पहली से, ठीक है, तो कहता है इस सवाल से तो मेरा दिमाग ही चकरा गया, जब कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी तो क्या राष्ट्रपति कहना ठीक होगा, क्या हमारी भाषा मर्दों के लिए बनाई गई है। तो हमने आपको बताया है कि पद के रूप में वो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन व्यक्ति के रूप में नहीं। तो अब आप देखेंगे किसी को भी आप बोलेंगे महामहिम अगर बोलना है तो महिला को भी बोल सकते हैं, पुरुष को भी बोल सकते हैं। तो बात कर सकते हैं राष्ट्रपति के अधिकारों के मामलों में भी यही बात लागू होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकारों की बात होती है। अगर हम संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें, मतलब सरसरी तौर पे आप नहीं पढ़ेंगे, पूरी गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि संविधान भारत का है और आपका है, तो उसे पूरी नज़र होनी चाहिए, आपकी याद होना चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा कुछ नहीं है राष्ट्रपति ना कर सके, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे उसे तो आपको एक बार लगेगा कि ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, लेकिन आप देखेंगे भारतीय संविधान में आर्टिकल 44, 45 में साफ व्यवस्थाओं का देखेंगे जो अधिकार दिए गए हैं। तो सहायता देने के लिए तो कहा गया है कि जो राष्ट्रपति, ठीक है, के पास एक सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल 44 कहता है। और 55 में क्या होगा कि राष्ट्रपति क्या होगा, अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाएगा प्रधानमंत्री की सहायता से। तो आप देखेंगे संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में अगर राष्ट्र का प्रमुख हो जाएगा, पर राष्ट्रपति प्रमुख तो है क्योंकि सहयोग देने के लिए है, तो आप इसे भी देखेंगे एक निगरानी करने के लिए है। लेकिन सरकार का प्रमुख या वास्तविक प्रमुख कौन है, सरकार, तो राष्ट्रपति ना कर सके ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि जो है भारतीय संविधान में ऐसा माना गया है राष्ट्रपति और संसदीय व्यवस्था के जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल एक दूसरे को क्या करेंगे, सहयोग की भूमिका की बात करेंगे, एक दूसरे के कार्यों की समीक्षा, या कोई ऐसी बात है कि राष्ट्रपति को लगेगा कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो अपनी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि पावर्स भी दी गई आपको बताया। कभी कभी लगता है कोई मामला देश हित में नहीं है या देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है सरकार की वजह से जहाँ क्या है अस्थिरता का जन्म हो रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ अपना वीटो पावर लगा सकता है या इमरजेंसी ला सकता है। कुछ पावर्स उसे दिए गए हैं, बाकी हम चर्चा करेंगे। तो सारी राष्ट्र गतिविधियों की बात करें तो सारी गतिविधियों राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। और ये भी देखेंगे कि सारे कानून और सारे सरकार का प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर किए जाते हैं। तो हमने आपको दो चीज़ बताई, राष्ट्र का प्रमुख है, ठीक है, राष्ट्रपति, दूसरा कार्यपालिका प्रमुख है। तो देखेंगे कार्यपालिका प्रमुख दोनों, मतलब स्थिर कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, ठीक, इसे याद रखें, ठीक। इन दोनों कार्यपालिकाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसलिए सारे कार्य ऐसे किए गए हैं क्योंकि भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है। हम ये भी देखेंगे कि सभी प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। वहाँ आप देखेंगे भारत के प्रमुख न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के क्या होंगे, न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, देश में राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। तो आप देखेंगे इनकी नियुक्ति की व्यवस्था इन्हें ही करते हैं। तो आप देखेंगे जब भी क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है, तो आप देखेंगे उसको शपथ दिलाने के लिए कौन होते हैं, प्रधानमंत्री साहब हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति, सॉरी हमने गलत बोल दिया। तो न्यायालय, राज्य के जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों, क्योंकि चुनाव आयुक्त स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा। तो चुनाव आयुक्तों तो मतलब जो भी IAS, PCS, IPS अधिकारी हैं, भारत सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उनको क्या करेगा, शपथ या नियुक्तियां पत्र राष्ट्रपति के नाम से मिलते हैं। तो चुनाव आयुक्त दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो राजदूत आप देख सकते हैं सरकारी या IAS अधिकारी या IFS अधिकारी भी हो सकता है, या फिर राजनीतिक अधिकारी भी हो सकता है, दोनों भी व्यक्ति हो सकते हैं। या राजनीतिक अधिकारी में वो किसी हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन का शिक्षक हो, तो बड़े विशेषज्ञ विज्ञाता हों, उनको भी राज्यपाल सरकार राजदूत नियुक्त कर सकती है। अन्य देशों में ऐसा सरकार के पास पावर्स हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं, किनके,
राष्ट्रपति के नाम से। तो आप देखेंगे भारत की रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। तो आप देख सकते हैं इसीलिए राष्ट्रपति को प्रमुख माना गया है। ये भी देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं इन्हें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 मई 1919 को राष्ट्रपति भवन से इन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिला रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति दिला रहे हैं, इसके बाद इनके सलाह से क्या होगा, इनकी सलाह से किनको, अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। विभागों का आवंटन कौन करेंगे, प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो ये देख सकते हैं आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या करेगा, जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा कहने के लिए, ठीक, पुनर्विचार का मतलब है ये 42 अमेंडमेंट में इस व्यवस्था को हटा दिया गया था, लेकिन जब जनता सरकार आती है तो उन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया कि नहीं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। तो पुनर्विचार वर्ड संशोधन के तहत आया है, ठीक है। और आप देखेंगे अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य है, मतलब फिर राष्ट्रपति उसे रोक नहीं सकता है, उस पर सिग्नेचर करने ही होंगे उसे, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। ये ऐसा संवैधानिक भाषा में लिखा हुआ है होता है। अगर इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या होगा, कानून बन जाता है। जैसे ही कोई विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं वैसे ही वो कानून बन जाता है। हमने आपको बताया क्योंकि वो राष्ट्र का प्रमुख है तो उसका विधेयक अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति के हैं। राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन अगर इस पे देख सकता है, अगर वो कोई राय मांगता है तो इस पे वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। इस पे क्या है, एक पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक, ना तो प्रधानमंत्री इससे कहेंगे ना ही राष्ट्रपति कुछ कहेंगे। अगर वो चुपचाप वो अपनी जेबी, एक तरीके अगर उस पर कुछ नहीं बोलते हैं उस विधेयक पर, तो वो जेबी वीटो के रूप में आप देखेंगे वहाँ पड़ा रहता है। तो वह विधेयक पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, ठीक है। या तो उसे चुपचाप कुछ दिन समय के लिए रोक सकता है, कुछ समय का मतलब वहाँ समय का समय नहीं बताएगी, इतने समय तक रोक सकता है। कुछ विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में भेज सकता है, मतलब उसे लगेगा तो वो भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा पारित कर देती है उसे हूबहू जैसा उसने भेजा है तो उसे क्या होगा, उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। तो देखिए बाध्य है, यहाँ पे आपको बता दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाध्य हो जाते हैं, फिर यहाँ वो रोक नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है, अब हम बात करें अगर, तो राष्ट्रपति क्या करता है, तो क्या वह अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है। तो हम आपको बता दें भारतीय संविधान में कुछ उसको विवेकाधिकार शक्तियाँ मिली हैं, और इसमें आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसे स्वाविवेक से करनी चाहिए, ठीक है। उसे जब लगेगा देश में अस्थिरता है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिस पे कोई डिसीजन ले ले, या मंत्रिमंडल भंग हो चुकी है, तो वहाँ वो अपने स्वाविवेक से कार्य कर सकता है। तो देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, वो अपने स्वाविवेक से करता है। स्वाविवेक का मतलब है, वैसे तो व्यवहारिक भाषा में आप देखेंगे अगर कोई पार्टी, ठीक है, बहुमत में है, किसी ने बहुमत प्राप्त कर लिया, तो राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी है कि वो बहुमत प्राप्त दल के हुई बनाए प्रधानमंत्री बुला सकता है पद के लिए। अगर अस्थिर सरकार है तो अस्थिर सरकार में जरूरी नहीं कि वो सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। ये उसके पास स्वाविवेकाधिकार है कि उसे लगेगा कि इससे जो दूसरी पार्टी है जो कम सीटें प्राप्त है उसे सहयोग प्राप्त है, ऐसा उसके पास कोई भेज सकता है लेटर कि हमें इन पार्टियों को सहयोग प्राप्त है, हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करिए। ये राजनीतिक, वो मतलब सैद्धांतिक भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल आपको पता है। अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम बात करेंगे पर्दे के पीछे। तो ये होता है, पहले से ही तय होता कि हमें समर्थन इनका हम दे रहे हैं, सभी पार्टियां ऐसा सिग्नेचर करके भेज चुकी होती हैं, इसीलिए वो इस पर कार्य करता है। तो जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता। हमने कहा कि जब गठबंधन चुनाव, या तो गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर ले तो उन्हें चुनाव क्या करेगा, उन्हें बुलाना होगा, उन्हें
सरकार बनाने के लिए या कोई एक पार्टी बहुमत हासिल कर ले तो राष्ट्रपति को उनको बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए। इसमें राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी आप देखेंगे क्या होती है, बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या प्रधान गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो उसे राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि गठबंधन को लोकसभा में क्या होगा, बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से, स्वाविवेक से काम करेगा, किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अब हम आगे चर्चा करें तो देखेंगे कि वह ऐसे नेता को नियुक्त कर सकता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वह ऐसे नेता को नियुक्त करेगा जो उसकी राय में क्या है, लोकसभा में बहुमत जुटा सके। बहुमत का मतलब है जो जिन्हें अन्य पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो। ये क्योंकि सरकार तभी बन सकती है जब उसे एक निश्चित क्रम में या तो उसके पास सीटें हों कि इतने बहुमत है, ठीक है, 2/3, या फिर आप देखेंगे कि या अन्य पार्टियों के सहयोग से वो बहुमत वो जुटा सके। ऐसा उसे पहले राष्ट्रपति को बताना होता है, फिर सदन में भी उसे वो बहुमत जुटाना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था में दिन प्रतिदिन सरकार क्या होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो हम देखेंगे इस संदर्भ में ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में क्या है, बहुमत साबित करने के लिए कहता है। मतलब है जब ऐसा होगा तो प्रधानमंत्री को शपथ दिला देंगे कौन, राष्ट्रपति जी। इसके बाद आप देखेंगे एक तय समय सीमा के भीतर क्या होगा, जो भी पहली बैठक होगी उसी बैठक से में क्या होगा कि उन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल करना होगा। तो आप देखेंगे क्या कि जब प्रधानमंत्री बहुमत, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार थी, 30 मई 1919 को उन्होंने शपथ ली। उस शपथ के बाद एक तय समय के भीतर जब सरकार या सदन पे जो पहली बैठक शुरू हुई होगी तो आप देखेंगे उस सदन में पहले सरकार ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार ने एक अपना बहुमत सदन में भी साबित किया। इसके बाद वो सरकार पूर्ण रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती है। तो देखेंगे इस संदर्भ में इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे क्योंकि हम बात करेंगे राष्ट्रपति प्रणाली। तो आप देखेंगे इसमें सभी तरीके की बात होगी कि प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति विश्व के अन्य देशों में भी पढ़ेंगे कि वहाँ की प्रणाली क्या है, भारत की प्रणाली में क्या अंतर है, उनका चुनाव कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हालांकि हम इसकी चर्चा आपको कर चुके हैं, अगर फिर से क्योंकि अपनी एनसीईआरटी ने चीज़ें बता रखी हैं तो हम आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। अपना रिव्यू और अपना आइडिया, अपने कमेंट मुझे भेजते रहें। इंद्रास सिविल सर्विसेज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव ए गुड डे।